हेलो एवरीवन। आज हम आगरा यूनिवर्सिटी के जो 2020 में बीएड सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पेपर 5 है हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन रीज़न है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि CO2। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन ए सही है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है कि मानव जनित ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्रमुख दुष्परिणाम पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? अब जैसे कि जो सूर्य से जो प्रकाश आता है यानी कि जो लाइट आती है उसमें कई तरीके की रेज होती हैं, इंफ्रारेड रेज होती हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। तो जो इंफ्रारेड रेज जो होती हैं जब वो पृथ्वी पर आकर टकराती हैं तो वापस जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं तो हमारे द्वारा जो पॉल्यूशन जो होता है, जो व्हीकल द्वारा निकलता है, जो वायु प्रदूषण होता है, धुआं वगैरह, वो क्या होता है, वो इन इंफ्रारेड रेज को बाहर जाने नहीं देता, यानी कि पृथ्वी के बाहर नहीं जाने देता, ये उसको ऑब्जर्व कर लेता है। जब ये इंफ्रारेड रेज को जब ये पॉल्यूशन ऑब्जर्व कर लेता है उससे क्या होता है, उससे हीट जो है वो पैदा हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? जो हमारे द्वारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो पैदा किया जा रहा है उससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। और इसकी ओर विश्व समुदाय का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सन 1989 में पर्यावरण दिवस पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP द्वारा भूमंडलीय तापन भूमंडलीय चेतावनी यानी कि ग्लोबल वार्निंग नामक नारा दिया गया। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि 1989 में पर्यावरण दिवस पर जो UNEP द्वारा जो नारा दिया गया वो कौन सा है? ग्लोबल वार्निंग। ठीक है, तो विश्व तापन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का लगातार बढ़ना है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मेन है। ठीक है, और वैज्ञानिकों के निष्कर्षानुसार विश्व तापमान में प्रति दशक 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो रही है और 20वीं सदी में पृथ्वी का औसत तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और विश्व मौसम संगठन द्वारा 1990, 1995, 97 तथा 98 को शताब्दी के सर्वाधिक गर्म वर्ष के रूप में घोषित करना विश्व तापमान में वृद्धि का ही प्रमाण है। और 21वीं शताब्दी के अंत तक धरती का औसत तापमान जो है आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, जो हम वायु जो प्रदूषण जो पैदा होता है, एयर पॉल्यूशन जो है उसकी वजह से बढ़ रहा है। दूसरा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो पॉजिटिव यूज़ क्या करते हैं हम, जहाँ पर जो ठंडे प्रदेश हैं या ठंडे देश हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचता नहीं है, तो उन देशों में होता क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा किया जाता है कि मतलब जैसे कि हमारा देश है, हमारा देश क्या कहते हैं कि वो गर्म देश के अंतर्गत आता है, यानी कि यहाँ पर जो है बहुत तरीके की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता है। ठीक है, पेड़ पौधों में बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन अन्य जो देश हैं जहाँ जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर या चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, वहाँ पर कम पाई जाती हैं। जो विविधता है यानी कि जो डाइवर्सिटी है वो कम पाई जाती है। उसका कारण ये है कि वो ठंडे प्रदेश हैं। इस वजह से वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट खेती के लिए पैदा किए जाते हैं। जैसे वहाँ कांच की लेयर लगाई जाती है खेतों में, जैसे कि जो लाइट आती है वो लाइट ऑब्जर्व हो जाए और वो वापस जा नहीं पाए। तो इस प्रकार से जो खेती की जाती है इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक तो ये इसका यूज हुआ। दूसरा जो एयर पॉल्यूशन के कारण जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बहुत पैमाने पर जो फैल रहा है इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, इसके बाद विश्व तापमान में वृद्धि से वर्षा के प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन होंगे। तापमान में वृद्धि के कारण जल स्रोतों का वाष्पीकरण अधिक होगा जिसके फलस्वरूप वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी और ऋतु चक्र बदलेगा। ग्रीष्म काल की अवधि लंबी होगी और शीतकाल की अवधि कम होगी। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉर्ज वुडवेल के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप से मानसून की वर्षा समाप्त हो सकती है। यानी कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, पानी जो है वो जल्दी भाप बनेगा, उसका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण होगा तो वर्षा कभी भी होगी। यानी कि जैसे कि अभी हमारा सीजन चलता है, रेनी सीजन चलता है 4 महीने, ये जो है वो चेंज हो सकता है। किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो बढ़ती गर्मी के कारण अल नीनो प्रभाव में वृद्धि होगी तथा चक्रवातों की
जो चक्रवात जो आते हैं, साइक्लोन जो आते हैं, उन वो भी बहुत जल्दी जल्दी आया करेंगे। पृथ्वी की जलवायु में नाटकीय परिवर्तन से कुछ क्षेत्र वर्तमान की तुलना में अधिक आर्द्र व नम हो जाएंगे, जबकि कुछ क्षेत्र शुष्क हो जाएंगे तथा सूखा पड़ेगा। इसका प्रभाव उष्णकटिबंधीय भागों की अपेक्षा शीत व शीतोष्ण कटिबंधों में अधिक होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार सन 2030 तक 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले दिनों की संख्या 36 से बढ़कर जो आपकी 87 हो जाएगी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि प्रशीतक एवं वातानुकूलन उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है। जो आपके एसी होते हैं, एयर कंडीशनर, और जो आपके रेफ्रिजरेटर होते हैं घरों में, उसमें किसका उपयोग किया जाता है। उसमें फ्लोरोकार्बन जो होती है यानी कि सीएफसी, इसका यूज किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन लास्ट जो मैंने पेपर जो सॉल्व किया था उसमें भी था। उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि आजकल जो सीएफसी की जगह कौन कौन सी गैसेस जो है वो रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल की जा रही हैं जो आपके पर्यावरण के अनुकूल हैं। ठीक है। तो इसका आंसर है सीएफसी। सीएफसी क्या है, ये इसका जो फुल फॉर्म होता है सीएफसी का, वो होती है आपकी फ्लोरोकार्बन। और जो सीएफसी जो है इज एनी ऑफ वेरियस हेलोकार्बन कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। जो सीएफसी जो होती है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन के कंपाउंड पाए जाते हैं। और सीएफसी वर वंस यूज्ड वाइडली एज एरोसॉल, प्रोपेलेंट्स एंड रेफ्रिजरेंट्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर बिलीव टू कॉज डिप्लेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर। जो आपकी ओजोन लेयर जो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जो हमको अल्ट्रावायलेट रेस से जो हमको बचाती है, उसके जो सीएफसी जो होती है ये क्या कहते हैं, ये ओजोन लेयर को पतला करने का काम करती है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है। जो स्प्रे वगैरह है, परफ्यूम है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इसमें सीएफसी का उपयोग किया जाता है। लेकिन आजकल सीएफसी की जगह कई और भी गैसें हैं जिनका यूज आपके रेफ्रिजरेटर और एसी में किया जाने लगा है। ठीक है। और इसके बारे में मैं डिटेल से जो मेरा पिछला वीडियो था इस पेपर 5 को लेकर, उसमें मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है कि जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं। जनसंख्या की तीव्र और अनियंत्रित वृद्धि को हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। फोर्थ क्वेश्चन है कि जो पॉपुलेशन बॉम्ब है ये इसके राइटर कौन थे। इसके जो राइटर थे वो थे पॉल और हेरलिच, यानी कि ऑप्शन बी। इन्वायरमेंट शब्द पर्याय है। इन्वायरमेंट शब्द जो है आपका वो एनवलप का पर्याय है। ठीक है। ऑप्शन बी, इन्वायरमेंट का नहीं है, केवल ये एनवलप का पर्याय है। कैसे, अब देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त वस्तुओं को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन सी, जैविक और अजैविक, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है। इन सभी वस्तुओं का मानव पर सम्मिलित प्रभाव पर्यावरण कहलाता है। निस्संदेह इसमें पेड़ पौधे, वनस्पति, भूमि, वायु, जल, प्रकाश, यानी कि आपके जैविक और अजैविक दोनों तत्व शामिल होते हैं। ठीक है। और ये आपके क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी घटक भी कहलाए जाते हैं, जैविक और अजैविक तत्व। अब इसके बाद देखिए पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। कि पर्यावरण का अर्थ उस समष्टि से है जो मनुष्य एवं उससे जुड़ी क्रियाओं को घेरे हुए है। ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन था कि पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतर इन्वायरमेंट है, जो दो शब्दों से मिला है। कौन सा, इन्वायरमेंट जो है आपका वो दो शब्दों से मिला है, एक तो इन्वायरन, दूसरा मेंट। इन्वायरन का मतलब क्या होता है, घेरना, और मेंट का मतलब क्या होता है आपका, चारों ओर से। तो जो इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरमेंट का पर्यायवाची नहीं है, ये केवल एनवलप का पर्यायवाची है। तो अर्थात ये कहा जा सकता है कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, चारों ओर से घेरना। ठीक है। और लेकिन इन्वायरमेंट का मतलब केवल घेरना होता है, लेकिन पर्यावरण का यानी कि जो इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है हमारा, चारों ओर से घेरना। तो वस्तुतः इन्वायरमेंट शब्द एनवलप शब्द का पर्याय है। किसका पर्याय है, ये एनवलप का पर्याय है, ना कि इन्वायरमेंट का। अन्य शब्दों में मनुष्य को सभी दशाओं से आवृत्त करने वाले तत्वों के सामूहिक रूप को पर्यावरण कहा जाता है। और कुछ विचारकों ने इन्वायरमेंट शब्द की अपेक्षा हैबिटेट, यानी कि इन्वायरमेंट को हम हैबिटेट भी बोलते हैं, हिंदी में प्राकृतिक वास भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसको मिलियन यानी कि वातावरण या स्थिति शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अभिप्राय क्या होता है, टोटल सेट ऑफ सराउंडिंग से है। ठीक है।
तो इसको आप अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद दूसरा हिंदी में क्या कहते हैं, एक और अर्थ बनता है पर्यावरण का कि परिधन आवरण, वही एनवायरन और मेंट, चारों तरफ से या ढके हुए या घेरे हुए। ठीक है। 6th क्वेश्चन है कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जलमंडल है। कितने प्रतिशत यानी कि 71%। ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। 71% जो है पृथ्वी पर जो है वो जल का भाग है, यानी कि जलमंडल में आता है। 7th क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जहाँ मनुष्य निवास करता है उसको क्या कहते हैं। उसको जैवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर। ऑप्शन ए आपका इसमें सही है, जैवमंडल। अब देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण की संरचना। जो पर्यावरण की जो संरचना है या पर्यावरण को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला आपका वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। ठीक है। ये पर्यावरण की संरचना इसको बोलते हैं। इसको पर्यावरण को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। ये क्या होता है कि ये विभिन्न गैसों का एक आवरण है। ठीक है। बहुत सारी गैसें इसमें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का जो इसमें परसेंटेज ज़्यादा होता है, जो नाइट्रोजन होती है इसमें 78% होती है। उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे कम आपकी ओजोन पाई जाती है। ठीक है। तो ये जो वायुमंडल जो होता है वो विभिन्न प्रकार की गैसों का आवरण है जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरे है तथा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी से आबद्ध है। यानी कि जो गैसों की जो लेयर है वो पृथ्वी से किस प्रकार से जुड़ी है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से ये पृथ्वी से जुड़ी है। और यह आवरण पृथ्वी की सतह के चारों ओर लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक अत्यधिक स्पष्ट है। यानी कि पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जो आवरण है, गैसों का आवरण, वो अधिक स्पष्ट है और ये पृथ्वी पर समस्त जीवन का आधार है। यानी कि वायुमंडल के कारण ही अनेक प्राकृतिक घटनाएं संभव होती हैं, जैसे बादलों का बनना, गरजना, बिजली का चमकना, वर्षा होना, हिमवर्षा होना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का लाल होना। ये सब किसके कारण संभव है? ये सारी घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं वायुमंडल की द्वारा ही ये संभव है। और यह पृथ्वी पर एक हरित ग्रह का काम करता है। हरित ग्रह यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? सूर्य से जो प्रकाश आता है, जो लाइट आती है, उसमें कई तरह की रेज होती हैं। ठीक है। उसमें जो इंफ्रारेड जो रेज होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जब ये पृथ्वी की सतह पर टकराती हैं और जब ये वापस रिफ्लेक्शन के द्वारा लौटती हैं तो ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, ये इसको बाहर नहीं जाने देती, पृथ्वी के बाहर नहीं जाने देती। ये अपने आप में इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठीक है। तो अगर ये एक लेवल तक रहे तो ये हमारे लिए पॉजिटिव होता है। लेकिन जो अभी जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से जितनी हमको टेम्परेचर की ज़रूरत है पृथ्वी पर जीवन के लिए, उससे ज़्यादा जो है टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि वायुमंडल में विद्यमान ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का बीच में ही अवशोषण कर लेती है। जो ओजोन गैस की जो परत है, यानी कि जो ओजोन मंडल है, जो समताप मंडल में पाया जाता है, वो क्या करता है, जो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो उनको अपने में अब्जॉर्व कर लेता है और पृथ्वी पर नहीं आने देता है। ठीक है। तो ये तो रहा आपका वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? विभिन्न गैस। अब देखिए, अगर आपसे वायुमंडल का संघटक पूछे या कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पूछे तो उसका जो क्वेश्चन है वो आपके जो वायुमंडल में जो वायु यानी कि जो विभिन्न गैसों का जो मिश्रण है उसके प्रतिशत से होता है। यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब वो आपसे जो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं जिन्होंने लेयर बना रखी है उससे मतलब होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत नाइट्रोजन का है, उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे कम ओजोन का है। या ऑक्सीजन की जो मात्रा ये 20.9% लिखी है, इस कहीं कहीं आप इसको 21% भी लिखा देखेंगे। ठीक है। तो दोनों ही सही है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वायुमंडल में वो 20.9% लिखी हो या 21% लिखी हो, ये दोनों ही आपकी सही है।
ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर से अगर क्वेश्चन आता है तो उसका मतलब गैसों की लेयर से, यानी कि कौन सी गैस कितने प्रतिशत में है। उसके बाद अगर वायुमंडल की संरचना की बात करता है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करता है, तो वो आपसे किन की बात कर रहा है, वो आपसे ये 5 लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल या बहिर्मंडल। ठीक है, ये आपका जो एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, पहला आपका ट्रोफोस्फेयर, जो पृथ्वी, जो क्षोभ मंडल है, जो ट्रोफोस्फेयर है, वो पृथ्वी की सतह से सबसे पास में है। ठीक है, ट्रोफोस्फेयर के ऊपर आपका समताप मंडल पाया जाता है, समताप मंडल के ऊपर आपका मध्य मंडल पाया जाता है, और मध्य मंडल के ऊपर आपका बाह्य वायुमंडल या थर्मोस्फेयर पाया जाता है, और थर्मोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर, ठीक है, बहिमंडल है। अब देखिए, ये आपका जो पिक्चर है ये एनसीईआरटी में दी है। जो ट्रोफोस्फेयर है, जो ट्रोफोस्फेयर की जो लेयर है, ठीक है, ये इसकी जो ऊंचाई कितनी है, 0 से 10 किलोमीटर है। ठीक है, और ट्रोफोस्फेयर के ऊपर आपका क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। आपके स्ट्रेटोस्फेयर के अंतर्गत ही ओजोन मंडल पाया जाता है, ओजोन लेयर पाई जाती है, गुड ओजोन पाई जाती है, जो हम अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं सूर्य से जो निकलती हैं उनसे बचाती है। ठीक है, एक गुड ओजोन होती है, एक बैड ओजोन होती है। जो गुड ओजोन है, यानी कि ओजोन मंडल है या ओजोन लेयर की बात करता है, तो वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जो कि हमको किससे बचाती है, हमको सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। एक बैड ओजोन है, जो कि एयर पॉल्यूशन के द्वारा जो है वो उत्पन्न होती है, वो आपकी ट्रोफोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ओजोन मंडल की बात कर रहा है या सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको जो ओजोन लेयर रोकती है, वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है। ठीक है, उसको गुड ओजोन भी कहते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर आपका मेसोस्फेयर है, यानी कि मध्यमंडल है। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। मेसोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर को हम आयन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, या आयनोस्फेयर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इसमें आयन पाए जाते हैं, जिसके जरिए जो सैटेलाइट जो होती हैं, जो सैटेलाइट लॉन्च होती हैं पृथ्वी की बाहर, वो आपके थर्मोस्फेयर में ही, जो इनकी जो ऑर्बिट होती है सैटेलाइट की, वो आपकी थर्मोस्फेयर में ही इनको स्थापित किया जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो 80 से 400 किलोमीटर होती है। अब 400 किलोमीटर से ऊपर जो आपकी जो लेयर है, यानी कि एक्सोस्फेयर है, ये आपका जो बहिमंडल कहलाता है, यानी कि ये इसकी सीमा अंतरिक्ष तक जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रोफोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मेसोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर आपका पाया जाता है। इससे अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो यही बनते हैं कि पृथ्वी के सबसे पास वाली लेयर क्या है, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोफोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। ठीक है, और जितनी भी आपकी मौसमी जो घटनाएं हैं, यानी कि आंधी तूफान वर्षा, जो कुछ भी होता है वो आपका क्षोभ मंडल के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? आपका क्षोभ मंडल के अंतर्गत होता है। ठीक है, जो आपका वायुयान, हेलीकॉप्टर या प्लेन वगैरह उड़ते हैं, ये सारी घटनाएं, ये सब आपके ट्रोफोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी ओजोन पाई जाती है, ओजोन मंडल पाया जाता है। उसके ऊपर आपका मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर जो थर्मोस्फेयर है, जिसको आयन मंडल भी कहते हैं, आयनोस्फेयर भी कहते हैं, यहाँ पर आपकी जो सैटेलाइट जो लॉन्च की जाती हैं, वो यहीं पर इनकी जो ऑर्बिट जो होती जिस ऑर्बिट में ये स्थापित की जाती हैं, वो आपकी थर्मोस्फेयर में ही पाई जाती है। ठीक है, और थर्मोस्फेयर के ऊपर आपकी एक्सोस्फेयर होती है। इससे आपकी ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रोफोस्फेयर की ऊंचाई कितनी है, वो आपकी 0 से 10 किलोमीटर है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद अरे वायुमंडल की संरचना, जो वायुमंडल जो है वो अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये घटता जाता है। ठीक है, और तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न संस्तरों का मतलब है लेयर से है। किससे है? लेयर से है। ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल और बहिमंडल। ठीक है, जो कि आपने अभी यहाँ पढ़ी इंग्लिश में, ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है,
क्षोभ मंडल यानी कि आपका ट्रोपोस्फेयर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर मध्य मंडल, मेसोस्फेयर बाह्य वायुमंडल यानी कि थर्मोस्फेयर, और बाह्य मंडल यानी कि एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब देखिए क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का संस्तर है। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह से सबसे जो पास में है वो आपका कौन होता है, वो आपका क्षोभ मंडल होता है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। पृथ्वी की सतह से इसकी जो ऊंचाई कितनी है, वो 13 किलोमीटर है, तथा ये ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जो क्षोभ मंडल है, जो वायुमंडल का सबसे नीचे की जो लेयर है, जो पृथ्वी की सतह से सबसे पास में है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है, जो ध्रुव के निकट कितनी है, 8 किलोमीटर, और जो विषुवत वृत्त पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर तक है। ठीक है, और क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है। ये जो लेयर की जो मोटाई जो है वो सबसे अधिक आपकी विषुवत वृत्त पर है, क्योंकि तेज वायु प्रभाव के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इस संस्तर में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद रहते हैं। मौसम में परिवर्तन, जो वर्षा वगैरह आपका जो कुछ भी होता है, आंधी तूफान जो भी आता है, वो सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री से घटता जाता है, यानी कि जितना हम ऊपर चलते जाएंगे उतना टेम्परेचर आपका गिरता जाता है। ठीक है, जैविक क्रिया के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। जो आपका क्षोभ मंडल जो है, जिसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी सतह से लगभग 13 किलोमीटर है, और ध्रुवों के निकट इसकी 8 किलोमीटर है। विषुवत वृत्त पर इसकी जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर तक है, और क्षोभ मंडल को हम जो है वो ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्षोभ मंडल और समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करने वाले भाग को क्या कहते हैं, हम क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ सीमा। जो क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल पाया जाता है, उन दोनों को जो अलग करता है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को, उस सीमा को हम क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का जो तापमान है वो कितना होता है, वो आपका -80 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या कहते हैं, स्थिर होता है, यानी कि घटता बढ़ता नहीं है, एक स्थिर टेम्परेचर रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसको क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्षोभ सीमा यानी कि जो विषुवत वृत्त पर जो क्षोभ सीमा में हवा का जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुव के पास -45 डिग्री सेल्सियस होता है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, और समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। मैंने बताया कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसी में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है, जिसको ओजोन मंडल भी कहते हैं। ये क्या करती है, ये पराबैंगनी किरणें यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको ऑब्जर्व कर लेती है, और पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। सबसे पहले आपका पृथ्वी की सतह के सबसे पास है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उस समताप मंडल के ऊपर आपका क्या है, मध्य मंडल। ठीक है, इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर ये आपका -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। ठीक है, जो मध्य मंडल के ऊपर अब क्या आता है, आयन मंडल। ठीक है, मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। ठीक है, इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं, तथा इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। क्यों लौट आती हैं, क्योंकि यहाँ पर आयन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है, उसे वायुमंडल कहते हैं। ये सबसे ऊंचा संस्तर है। ठीक है, जो एक्सोस्फेयर है वो सबसे ऊंची लेयर है, तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं, जो धीरे धीरे
बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले दो संस्तर कौन कौन से, क्षोभ मंडल और समताप मंडल का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी पृथ्वी के सबसे पास वाली जो लेयर है वो आपकी कौन सी है, क्षोभ मंडल है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 0 से 10 किलोमीटर, जो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और विषुवत वृत्त पर 13 किलोमीटर तक है। और जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जो सीमा अलग करती है उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल की ऊंचाई 10 से 50 किलोमीटर है, इसी में आपका ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल के ऊपर आपका मध्य मंडल है, मध्य मंडल के ऊपर आपका बाह्य वायुमंडल है। इस बाह्य वायुमंडल को ही हम जो है आयन मंडल कहते हैं। जो सैटेलाइट वगैरह जो होती हैं वो आपकी बाह्य मंडल में ही ये स्थापित की जाती हैं। और जो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, प्लेन उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, पैरासूट वगैरह, वो सब आपके क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही उड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पर्यावरण को हमने 4 भागों में बांटा था। जो पर्यावरण की जो संरचना थी, वायुमंडल हमने पढ़ा, दूसरा आपका क्या है, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। अब देखिए पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का जो 71% हिस्सा है वो जल से घिरा है। इसके दक्षिण गोलार्ध में 81% तथा उत्तरी गोलार्ध में 54% जल पाया जाता है। ये और जलमंडल में कुल जल जो है आपका 1.4673 अरब घन मीटर है, जिसमें 97% सागर व महासागरों में है और शेष 3% झीलों, तालाबों, नदियों, हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी के कुल जो पूरा जो एरिया है पृथ्वी का, उसमें से 71% भाग में केवल जल पाया जाता है। और जो 71% भाग में जो जल पाया जाता है और जो टोटल जो आपका पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसमें से आपका 97% जो जल है वो सागर और महासागरों में पाया जाता है, जो कि खारा होता है। ठीक है, वो हमारे काम में नहीं आता है। लेकिन जो पीने लायक और यूज करने लायक जो पानी है जो केवल वो 3% है। कितना है, 3%, जो झीलों, तालाबों, नदियों, हिम नदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और जलमंडल को निम्नलिखित 5 भागों में बांटते हैं। अब जलमंडल को भी हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला तो आपका वायुमंडलीय जल, जो जलवाष्प उड़कर जो बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाती है उसको हम वायुमंडलीय जल कहते हैं। महासागरीय जल, जो हमारा समुद्र में जो जल पाया जाता है। अंतर्द्वीपीय जल, द्वीपीय जल, भूमिगत जल और जैव मंडलीय जल। तो इस प्रकार से आपका जलमंडल जो है 5 भागों में बांटा जाता है। अब देखिए वायुमंडलीय जल क्या है कि तालाबों एवं समुद्रों आदि का जल सूर्य की ऊष्मा से वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में चला जाता है। इसकी प्रक्रिया एक निश्चित सीमा तक चलती रहती है और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा उसकी आर्द्रता को प्रदर्शित करती है। इसे अपेक्षित आर्द्रता भी कहते हैं। और निश्चित ताप पर वायुमंडल में उपलब्ध जल वाष्प की वास्तविक मात्रा तथा उसी ताप पर संतृप्त अवस्था में जलवायु की मात्रा के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। महासागरीय जल क्या होता है कि संपूर्ण पृथ्वी के कुल जल का जो 71% जल महासागरीय जल के रूप में विद्यमान है। यह जल 35 ग्राम प्रति किलोग्राम की लवणता का नमकीन जल है। यानी कि जो इसमें नमक की जो मात्रा है वो 35 ग्राम प्रति किलोग्राम है। यानी कि 1 किलोग्राम पानी में आपका 35 ग्राम नमक पाया जाता है। अंतर्द्वीपीय जल क्या है, इसके अंतर्गत वर्षा से नदी, नालों, झीलों, तालाबों के रूप में जल व बर्फ की चादरों आदि का जल होता है। ये जल प्राय मीठा होता है। अब देखिए इसके बाद आपका आता है भूमिगत जल। वह जल जो पृथ्वी के नीचे पाया जाता है, जो वर्षा जल और नदी, तालाब के द्वारा जो मिट्टी जो अपने अंदर जो एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, उसको हम भूमिगत जल कहते हैं, जिसको हम कुएं, नलकूप और हैंडपम्प के द्वारा उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपका आता है जैव मंडलीय जल। यह जल जीवधारियों की कोशिका का 90% से अधिक भाग से बना होता है। इसे जीव जंतु अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता पेयजल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसे पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित करते हैं। इनकी आवश्यकता से अधिक जलवाष्प बनकर पत्तियों के छिद्रों से वायुमंडल में मिल जाती है। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, और इनमें जो पानी पाया जाता है और जो उनकी पत्तियों पर जो पानी पाया जाता है, जो आप देखते हैं ना वो बूंदे वगैरह से बन जाती है, ज़्यादातर इसकी भाप बन जाती है, जलवाष्प बन जाती है।
इसके बाद जल आपका वायुमंडल हो गया, इस जलमंडल हो गया। इसके बाद जो पर्यावरण के भाग में संरचना में जो आता है वो आता है आपका स्थल मंडल। तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग जिस पर महाद्वीप एवं समुद्र स्थित है स्थल मंडल कहलाता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 1% तथा द्रव्यमान का 0.4% है। इसमें मृदा एवं शैल दोनों आते हैं और स्थल मंडल की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। स्थल मंडल की ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। और ये पृथ्वी के कुल आयतन का कितना होता है, केवल 1% होता है। अब इसमें क्या क्या है, पहला तो है मृदा, कि पृथ्वी की धरातल का वह कोमल भाग जो चट्टानों के टूटने तथा जीवधारियों के सड़े गले अंश से निर्मित होता है मृदा कहलाता है। मिट्टी, इसकी संरचना के प्रमुख तत्व निम्नांकित हैं। जैविक घटक, इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा उनसे प्राप्त पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जब ये मर जाते हैं तो ये क्या कहते हैं, धीरे धीरे जो अपघटक इनको डिकम्पोज करते रहते हैं और ये मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी कि मिट्टी का निर्माण करते हैं। दूसरा है अजैविक घटक। इसमें क्या है कि इसमें अकार्बनिक खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम, पोटास, बायोटाइट, ओजाइट आदि पदार्थ सम्मिलित होते हैं। इसके बाद आपका आता है मृदा घोल, यानी कि सॉइल सॉल्यूशन, की मृदा में जल सम्मिलित होने के कारण लवणों तथा उर्वरकों का घोल बन जाता है, जिसे मृदा घोल कहते हैं। मृदा वायुमंडल, की मिट्टी के कणों के अंदर वायु भी सम्मिलित होती है जिसमें सूक्ष्म जीव वनस्पतियां रहती हैं, इसे मृदा वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए बी है आपका शेल, यानी कि रॉक्स, कि वे पदार्थ जो पृथ्वी की सतह का निर्माण करते हैं सेल कहलाते हैं। पहला है आपका आग्नेय शेल। आग्नेय शेल कौन सी होती है, कि सेलों का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के अंदर ताप की अधिकता के कारण पदार्थों के पिघलने से बनती है, जैसे कि ग्रेनाइट है आपकी, ठीक है, डोलोमाइट है, सिल है। इन्हें प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। जो आग्नेय सेल जो होती हैं, सेल आपकी 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। उसमें से जो आग्नेय सेल जो होती है वो किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, जो पृथ्वी के अंदर ताप की अधिकता के कारण पदार्थ जो पिघल जाते हैं उससे आग्नेय सेल बनती है, जैसे कि ग्रेनाइट हुई आपकी, डोलोमाइट हुई, सिल हुई, ठीक है। और इनको हम प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं और इनमें जीवाश्म और सोना, हीरा, लोहा व क्रोमियम पाए जाते हैं। जो सोना, हीरा, लोहा, क्रोमियम किस में पाए जाते हैं, आग्नेय सेल में पाए जाते हैं। और रूपांतरित सेल क्या होती है, कि सेलों का एक ऐसा समूह जो आग्नेय व अवसादी चट्टानों की टूटकर पृथ्वी के अंदर लंबे समय तक दबे रहने के बाद जो रासायनिक परिवर्तन होने से जो सेल बनती है उसे रूपांतरित सेल कहते हैं। इनमें स्लेट है, क्वार्टजाइट है, संगमरमर है, हॉर्नलैंड है, ये सारी आपकी रूपांतरित सेल के अंतर्गत आती हैं। तीसरी आपकी अवसादी सेल है, कि सेलों का एक ऐसा समूह जो आग्नेय सेल के टुकड़े के जमने व ठोस हो जाने से बनता है, उसे अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है। इन्हें द्वितीयक चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। जो आग्नेय सेल जो होती हैं वो पृथ्वी में के टेम्परेचर के कारण जो पदार्थ पिघल जाते हैं उनसे बनती हैं, और जो अवसादी सेल जो होती हैं वो आग्नेय सेल के टुकड़ों के जमने या ठोस हो जाने से बनती हैं, उन्हें अवसादी सेल कहते हैं। इनको द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं। इसमें चूना है आपका, पत्थर, कोयला, क्लोराइड, जिप्सन, ये सब आपकी अवसादी सेल होते हैं। इन सेलों में भी जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, आग्नेय में भी जीवाश्म पाए जाते हैं, अवसादी में भी जीवाश्म पाए जाते हैं, लेकिन जो सोना, हीरा, लोहा, क्रोमियम है वो आपका आग्नेय सेल में पाया जाता है। ठीक है। तो आपका जो है इस प्रकार से जो स्थल मंडल होता है, स्थल मंडल में कैसे बनता है, एक मृदा से, दूसरा शैल से। ठीक है। मृदा के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, मृदा घोल और मृदा वायुमंडल। और जो शैल होती हैं आपकी वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैल, रूपांतरित और अवसादी। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके स्थल मंडल का निर्माण होता है मृदा और शैल के द्वारा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो जो फोर्थ जो है पर्यावरण की संरचना में, वो आता है आपका जैव मंडल, बायोस्फीयर। आपने जो पर्यावरण की संरचना को हमने 4 भागों में बांटा। पहला आपका वायुमंडल था, ठीक है, दूसरा आपका जो है जलमंडल था, तीसरा आपका स्थल मंडल, चौथा आपका जैव मंडल। ठीक है।
तो सन 1926 में सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक BI वर्नेडस्की ने जैवमंडल शब्द का प्रयोग किया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, 1926 में रूसी वैज्ञानिक BI वर्नेडस्की ने किया था। और पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवधारी निवास करते हैं, इसकी सतह से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर तथा 9 किलोमीटर पृथ्वी से नीचे पानी का हिस्सा जीवमंडल कहलाता है। यानी कि बायोस्फीयर में कौन सा हिस्सा आता है कि जिसमें जीवधारी निवास करते हैं। अब जीवधारी तो आपके स्थल मंडल में भी हैं, जलमंडल में भी हैं और वायुमंडल में भी हैं, तीनों में ही आपके जीवधारी पाए जाते हैं। तो इसकी सतह की कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी सतह से लगभग पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर ऊपर तथा 9 किलोमीटर पृथ्वी से नीचे पानी का हिस्सा आपका जीवमंडल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जीवमंडल जो कॉलिंस कॉबेट इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जीवमंडल पृथ्वी तथा वायुमंडल का वह भाग है जिस पर जैविक वस्तुएं निवास करती हैं, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, पौधे, जीवाश्म। ठीक है, मनुष्य, पशु पक्षी, पौधे, जीवाश्म जिस एरिया में रहते हैं उस पूरे एरिया को हम जैवमंडल कहते हैं। और जैवमंडल में आपका स्थल मंडल भी शामिल है, जल मंडल भी शामिल है और वायुमंडल का हिस्सा भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये तीनों ही हिस्से जैवमंडल में शामिल होते हैं। जहाँ जहाँ पर आपकी जीवधारी रहते हैं उसको हम जैवमंडल कहते हैं, सिंपल शब्दों में। ठीक है, तो वास्तव में जीवमंडल स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल से मिलकर बना विभाग है जिस पर जीवन संभव है। इसका निर्माण वनस्पति तथा प्राणी जगत मिलकर करते हैं। जैवमंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है सूर्य होता है और वायुमंडल में 15 किलोमीटर ऊंचाई तक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का हमें पता चलता है, परंतु वायुमंडल के निचले भाग में ही जीवों की वृद्धि एवं विकास के लिए अधिक उपयुक्त दशाएं उपलब्ध हैं। अतः वायुमंडल के निचले भाग में ही अधिक जीव पाए जाते हैं। ठीक है, अब पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारण, ये इससे संबंधित नहीं है टॉपिक, लेकिन जो पर्यावरण को जो प्रभावित करते हैं उसमें है आपका वृक्षों को काटना, अंधाधुंध जो औद्योगिक प्रगति है, बिना ये देखे कि हम पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस प्रकार की जो हम इंडस्ट्री जो पैदा करते जा रहे हैं। ठीक है, और वाहनों के अत्यधिक प्रयोग से जनसंख्या वृद्धि, ये सारे आपके पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, यानी कि पर्यावरण को ये नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए पर्यावरण के घटक कौन से होते हैं। आपने पर्यावरण की संरचना पढ़ी, पर्यावरण की संरचना को 4 भागों में बांटते हैं, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल। अब ये है आपके पर्यावरण के घटक। अब इसको पर्यावरण के घटक भी बोलते हैं और इसको पारिस्थितिकी घटक भी बोलते हैं। ठीक है, जैवीय घटक एबायोटिक कंपोनेंट और जैवीय घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ये आपके क्या हैं, ये आपके पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है, अजैविक घटक में ऊर्जा, रेडिएशन, तापमान, जल और आग, गुरुत्व, स्थलाकृति, मृदा, ये सब आपके अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में पौधे, सीधे उत्पादक और जो हम पढ़ते हैं उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है, ये सब आपके जैविक घटक पाए जाते हैं। हरे पौधे, हरित पौधे, अपघटक, परजीवी, सहजीवी, जंतु, मनुष्य, ये सारे आपके बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। एक क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ज्ञान और समझ भी है, कि बच्चों में ज्ञान और समझ पैदा करनी है, बच्चों में अवेयरनेस भी लानी है यानी कि जागरूकता लानी है, और कौशल स्किल भी लानी है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 9th क्वेश्चन है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत, हमने पढ़ा 78% जो वायुमंडल के संगठक में आता है। ठीक है, घर में तुलसी का पौधा क्या कम करता है, घर में तुलसी का पौधा जो है वो वायु प्रदूषण को कम करता है, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाता है तुलसी का पौधा। 11 है कि जल प्रदूषण से होता है, जल प्रदूषण से आपका हैजा भी होता है, पीलिया भी होता है और आपका टाइफाइड भी होता है। तो ये सारे जो रोग हैं वो आपके जल प्रदूषण से होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। ठीक है, अब देखिए वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण क्या है। वायु प्रदूषण एक तो आपके मनुष्य के द्वारा किए गए जो पैदा किए गए कारण हैं, कुछ नेचुरल कारण भी होते हैं। ठीक है, अब नेचुरल कारण कौन से हैं, ज्वालामुखी है, ठीक है, विद्युत अंधड़ है, प्रकाश रासायनिक क्रियाएं हैं, पशु, वनस्पति, रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। ठीक है, ये सारे आपके वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण होते हैं। ज्वालामुखी से आपके सल्फर डाइऑक्साइड,
हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और धूल के कण निकलते हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है। विद्युत अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। प्रकाश रासायनिक क्रियाएं, ओजोन बनती है, जो क्षोभ मंडल में जो बैड ओजोन पाई जाती है। ठीक है। पशु है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड परागकण, जो वनस्पतियां जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और परागकण, धूल के कण, इनके ये फैलाती हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडिएशन होता है, प्राकृतिक रूप से भी रेडिएशन जो होता है वो उससे भी हम आपका एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है। तो एक उसके बाद आपका आता है वायुमंडल में प्रमुख प्रदूषक और उनका प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो प्रदूषक पदार्थ में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके स्रोत क्या है कि ये गैस ऐसे सभी साधनों से निकलती है जहाँ अपूर्ण दहन होता है, यानी कि जो चीज़ें पूरी तरीके से जल नहीं पाती हैं, ये गैस वहाँ से निकलती है। पेट्रोल का दोपहिया तथा तिपहिया वाहन हो, चूल्हा हो, सिगड़ी हो, इनसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इसका प्रभाव क्या होता है कि ये रक्त की ऑक्सीजन वाहन क्षमता कम करती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण फेफड़े तथा हृदय प्रभावित होते हैं। दूसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से निकलती है? ऊर्जा उत्पन्न करने वाले साधन, जलने की क्रिया, यातायात के साधन और श्वसन। ठीक है। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वसन में वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है। और इसका प्रभाव क्या होता है? सीधे इसका कोई प्रभाव नहीं होता। पृथ्वी पर सांद्रता बढ़ने से पृथ्वी के ताप में, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया कि ग्लोबल वार्मिंग के सबसे अधिक जो कारण कौन सी गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये कहाँ से निकलती है कि डीजल तथा कोयले के धुआं, जो कारखानों, ताप विद्युत घरों, तेल शोधक कारखाने होते हैं, कार, ट्रक, यहाँ से निकलती है। इसका प्रभाव क्या होता है कि श्वसन पथ प्रभावित होता है, खांसी, श्वास संबंधी रोग, अस्थमा वगैरह। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये क्या करते हैं कि ये वाहनों और ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन दहन से निकलता है, जंगल में आग लग जाए वहाँ से निकलता है। इससे भी श्वास संबंधी संक्रमण होता है, जुकाम, सिर दर्द, आँखों में जलन होती है। ठोस कण होते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं? उद्योग, घरों, वाहनों का धुआं, कपड़े की मिलें, सीमेंट उद्योग, ताप विद्युत घर, खदानें। इससे क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में कमी, श्वसन संबंधी रोग, कण के पदार्थ के अनुसार जहरीले प्रभाव। ठीक है। अब वायु प्रदूषण के मानव केंद्रित कारण, यानी कि पहले अभी आपने पढ़े प्राकृतिक कारण, अब वायु प्रदूषण के मानव केंद्रित कारण क्या है? ऑटोमोबाइल एवं अन्य परिवहन के साधन। ठीक है। जो गाड़ियाँ, व्हीकल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियाँ हम इस्तेमाल करते हैं, उससे जो धुआं निकलता है, उससे एयर पोल्यूशन होता है। कल कारखाने, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है। घरेलू स्रोत हैं, कीटनाशक स्प्रे है, डीडीटी वगैरह है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे पेंट, पेट्रोल की वाष्प, कचरे का धुआं, ये सारा कुछ मानव जनित वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है। अब घर में घातक प्रदूषण में कौन कौन आता है? ठोस ईंधन घर में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ठोस ईंधन कौन कौन से होता है? ठोस ईंधन आपका लकड़ी हुआ, है ना। जब हम लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, ये ठोस ईंधन में आता है आपका। इससे क्या होता है? इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, सूक्ष्म कण पैदा होते हैं जो श्वसन तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। WHO के अनुसार ठोस ईंधन जन स्वास्थ्य के 10 प्रमुख कारणों में से एक है, जिनसे मृत्यु भी होती है। और गंदे पानी के बाद घर में वायु प्रदूषण दूसरा महत्वपूर्ण प्रदूषण है। शहरों में वायु प्रदूषण से अधिक इससे हानि होती है। ठोस ईंधन जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, छोटे ठोस कण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बेंजीन आदि का मिश्रण पैदा होता है। 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कण सांस के साथ श्वसन तंत्र में प्रवेश कर श्वसन तंत्र के रोग पैदा करते हैं। ठीक है। जब ये कोयला, लकड़ी जब हम जलाते हैं तो उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, छोटे छोटे ठोस कण निकलते हैं। 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले जो कण होते हैं वो आपकी श्वास नली में जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। उसकी वजह से आपको फेफड़े संबंधी, श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। भारत में 4 लाख मृत्यु ठोस ईंधन के उपयोग करने से होती हैं। और यदि ठोस ईंधन की जगह अगर हम बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं, जो कचरे से जो सब्जी वगैरह के जो छिलके होते हैं उससे गोबर गैस बनाई जाती है, बायोगैस बनाई जाती है, उसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं, LPG का इस्तेमाल करते हैं, जो हम आजकल सिलेंडर में हमारे यहाँ जिसका हम खाना बनाने में आजकल जो यूज़ करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं, तो 1.5 लाख लोगों को बचाया जा सकता है। यानी कि ठोस ईंधन यानी कि लकड़ी, कोयले की जगह अगर हम बायोगैस, LPG और मिट्टी के तेल इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा सुरक्षित होता है।
अब ये है भोपाल गैस ट्रेजेडी से क्वेश्चन अगर आएगा तो यही पूछा जाएगा कि जो गैस जो थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में, मतलब जो भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी जो हुई थी फैक्ट्री के अंदर, उसमें जो गैस का रिसाव हुआ था वो कौन सी गैस थी? वो गैस थी आपकी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, जो गैस थी उसका नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट थी। ठीक है, अब जल के माध्यम से प्रसारित होने वाले रोग, अभी जो क्वेश्चन आपने पढ़ा टाइफाइड और हैजा पीलिया, ये सारे क्वेश्चन अभी जो क्वेश्चन अभी था आपका कि जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, तो जल प्रदूषण से आपके ये सारे रोग होते हैं। ठीक है, और किस कारण? जीवाणु, इन जीवाणुओं के कारण ये रोग होते हैं, प्रोटोजोआ के कारण ये रोग होते हैं, वायरस के कारण ये रोग होते हैं। यानी कि जो पीलिया है और पोलियो है, ये दोनों आपके क्या है? वायरस के कारण होते हैं। पीलिया आपका लीवर इन्फेक्टिंग वायरस की वजह से, और ये पोलियो जो है पोलियो वायरस की वजह से। परजीवी कृमि जो पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, अल्प रोग के, इससे क्या हो जाता है? अल्प पोषण, जो कीड़े हो जाते हैं पेट में बच्चों के खासकर, उसकी वजह से बच्चों को मतलब अल्प पोषण, एक तरीके से उनको खाना पूरी तरीके से उनको जो खाते हैं वो उसका उनको फ़ायदा नहीं होता। कवक, फंगस, इससे अनेक प्रकार के रोग होते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस। ठीक है, तो ये सारे जो रोग हैं वो सारे जल प्रदूषण के कारण होते हैं। और जल प्रदूषण में भी कारण कुछ जीवाणुओं के कारण, कुछ प्रोटोजोआ के कारण, कुछ वायरस के कारण, कुछ परजीवी के कारण, कुछ कवक के कारण होते हैं। अब मुख्य जल प्रदूषक कौन से हैं? सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, वायरस, प्रोटोजोआ, परोपजीवी, कृमि इस वर्ग में आते हैं। जो भी आपने इंडेक्स देखी, ये मानव शरीर में दूषित जल के माध्यम से प्रवेश करते हैं। यानी जब हम दूषित जल को जब हम पी लेते हैं, उससे ये जो बैक्टीरिया हुए, वायरस हुए, प्रोटोजोआ हुआ, ये सब हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे अनेक रोगों को ये जन्म देते हैं। उसके अलावा कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं। कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। इसकी मात्रा अधिक होने पर पूरी ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है और जल जीवन समाप्त हो जाता है। इसके बाद आपका आता है कार्बनिक रसायन। अब तेल है, प्लास्टिक है, कीटनाशक है, डिटर्जेंट है, ये सब आपकी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये भी आपकी जल प्रदूषित करते हैं। कार्बनिक रसायन है, एसिड हुआ, नमक हुआ, पारा, सीसा, ये सब जब जल में घुल जाते हैं, इससे भी जल प्रदूषण होता है। अकार्बनिक पादप पोषक हैं कि इसमें पानी में घुलनशील नाइट्रेट और फास्फेट के यौगिक आते हैं। ये खेतों में दी जाने वाली अकार्बनिक खाद, जो फर्टिलाइज़र, जिसको आजकल जो ज़्यादातर जो अकार्बनिक खाद ही यूज़ की जाती है, उसके द्वारा ये जल में घुल जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। ठीक है, गर्म पानी, तो अनेक बार जल स्रोतों में उद्योगों, विद्युत ग्रहों आदि से गर्म पानी छोड़ा जाता है। अशुद्ध ना होने पर भी ये पानी जल जीवन को विपरीत प्रभावित करता है। एक तो बहुत से प्राणी ताप परिवर्तन को सहन नहीं कर सकते, जो मछलियाँ वगैरह जो होती हैं, जब ये इन उद्योगों, विद्युत ग्रह से जो गर्म पानी छोड़ा जाता है, तो जो मछलियाँ होती हैं वो टेम्परेचर जो चेंज हो जाता है इसको सहन नहीं कर पाती, वो मर जाती हैं। और पानी में जो अघुलनशील तैरते जो कण होते हैं, ऐसे सभी प्रदूषक जो पानी में अघुलनशील तैरते कणों की मात्रा बढ़ाते हैं, जल जीवन को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, कैसे? कि अब जब अघुलनशील जो हैं वो पानी एक तरीके से अपनी लेयर बना लेते हैं, पानी में वो घुलते तो है नहीं है, लेयर बना ली, उसकी वजह से क्या होता है कि पानी में जो प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो कम हो जाती है, और जल में ऑक्सीजन की मात्रा उसकी वजह से कम हो जाती है। इसीलिए जो पानी में जो अघुलनशील तैरते कण होते हैं वो भी जल प्रदूषण का काम करते हैं। इसके बाद जल प्रदूषण के मुख्य कारण में शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, जल का अधिक उपयोग है, जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे आजकल घरों में समर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, तो समर से क्या होता है कि एकदम से पानी बहुत अधिक मात्रा में आता है, जितनी हमको ज़रूरत नहीं होती है उससे ज़्यादा पानी हम फैला देते हैं। कृषि का प्रदूषित जल है, जो DDT वगैरह हम छिड़कते हैं, ठीक है, कीटनाशक जो छिड़कते हैं, वो जब जल में मिल जाता है उससे जल प्रदूषण होता है। सामाजिक धार्मिक परंपराएं हैं कि समटाइम्स हम प्लास्टिक की चीज़ों को भी हम जो है वो अपने पूजा पाठ की सामग्री के साथ बहा देते हैं, तो ये इससे भी जल प्रदूषण होता है। अब शोर, ये आपका आपका आता है जल प्रदूषण के ध्वनि का स्तर, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत। ध्वनि प्रदूषण यानी कि जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको हम डेसिबल में नापते हैं। किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। तो ये आपकी इंडेक्स दी है
कि कितनी डेसिबल तक, यानी कि 30 डेसिबल तक बहुत शांत रहता है। जैसे आपका मानव दिल की धड़कन है 13 डेसिबल होती है, फुसफुसाहट है, अखबार पलटना। तो ये जो ध्वनियाँ हैं वो हमको परेशान नहीं करती हैं। उसके बाद शांत में कौन कौन सी, टाइप करना, सड़क का शोर, ठीक है, 3-4 लोगों में वार्तालाप। कौन कौन सी ध्वनि किस डेसिबल तक कहाँ तक जाती है, ये आपकी इंडेक्स दी गई है। अब देखिए, मानव कितना शोर सह सकता है, इस पर अध्ययनों के अनुसार चिकित्सालयों में रात्रि में 35 तथा दिन में 65 आवाज। ये आपसे इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इससे शायद क्वेश्चन आए भी हैं पहले, कि जो चिकित्सालय और जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें जो रात्रि में जो शोर की जो मात्रा तय की गई है वो 35 डेसिबल, दिन में 65। आवासीय इलाकों में दिन में 55, रात्रि में 45। व्यवसायिक क्षेत्र हैं जो फैक्ट्री वगैरह हैं वहाँ पर आपकी 60 से 75 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्रों में 65 से 80 डेसिबल का ध्वनि स्तर सहने योग्य है। इसी तरह कार्यालय पुस्तकालय में 45 डेसिबल, बैंक दुकानों में 50, होटल में 40 अधिकतम शोर होना चाहिए, आपकी लिमिट तय की गई है। तो ये इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने ध्वनि का अध्ययन करके इसके अनेक पहलुओं का पता लगा लिया है। मानव का कान 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड वाली ध्वनि को ही सुन सकता है। चमगादड़, कुत्ता आदि कुछ प्राणी इससे कहीं अधिक कंपन वाली ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन मानव का जो कान है वो कितना सुन सकता है, वो 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड वाली ध्वनि को ही सुन सकता है। इससे कम या इससे ज़्यादा की ध्वनि मानव की, इससे कम वाली ध्वनि को सुन नहीं सकता। इससे ज़्यादा ध्वनि होगी तो वो हमारे लिए समस्याजनक हो जाती है। तो मानव जनित शोर जो होता है, जो मानव के जो हम ध्वनि प्रदूषण जो पैदा करते हैं वो 3 वर्गों में बांटते हैं। एक तो फैक्ट्री और उद्योग धंधे, दूसरा यातायात के साधन, तीसरा आपका मनोरंजक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के कारण जो शोर उत्पन्न होता है। अब देखिए, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापते हैं। क्वेश्चन आता है, दिल की धड़कन की जो लगभग 13 डेसिबल, फुसफुसाहट जो 20 डेसिबल, कुत्ते का भौंकना 66 डेसिबल। और जो सामान्य जो बातचीत जो हम करते हैं आपस में, उसका जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो 60 डेसिबल होती है, ठीक है। 35 से 60 डेसिबल होती है। ये सिर्फ क्वेश्चन में जाता है, जो सामान्य बातचीत की जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो 35 से 60 डेसिबल होती है। अब देखिए, ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ता है, कि सामान्यतः 80 डेसिबल से कम शोर मनुष्य में किसी प्रकार की स्थायी हानि नहीं पैदा करता। अस्थायी तौर पर नींद न आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, सिर दर्द हो जाना, लगातार 90 डेसिबल से अधिक शोर में रहने पर अनेक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है। इससे सुनने की क्षमता में कमी, उच्च रक्तचाप, दिल संबंधी रोग, पाचन शक्ति में कमी, गर्भपात आदि इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर जो प्रभाव होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आपका 12th क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य प्रदूषक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, जो किससे पैदा होती है, जो आपके ठोस ईंधन होते हैं जब वो पूरी तरीके से जल नहीं पाते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला है, तो उससे जो गैस निकलती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है मुख्य रूप से। तो ये किसकी प्रदूषण है, हमने पढ़ा था वायु प्रदूषण पैदा करती है, तो ये वायु की मुख्य प्रदूषक है। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। 13 क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण से होता है। ध्वनि प्रदूषण से आपके बहरापन भी हो सकता है, आपको बेचैनी भी हो सकती है, आपको हृदय रोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त तो सभी, ऑप्शन डी। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। 14 क्वेश्चन है, मुख्य प्रदूषक कारक है। जो मुख्य प्रदूषक कारण है वो होता है मनुष्य, ठीक है, ऑप्शन ए। 15 क्वेश्चन है कि जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है। जल संकट से निपटने का एकमात्र उपाय है जो वर्षा जो होती है, वर्षा के जल का हम स्टोरेज करना सीखें, वर्षा जल का संग्रहण। 16 क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण जो आपका होता है वो इसमें से सबसे ज़्यादा लाउड स्पीकर से होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। जो डेसिबल की जो ध्वनि की जो तीव्रता जिसमें हम नापते हैं, तो जो लाउड स्पीकर की जो डेसिबल की जो तीव्रता है वो सबसे ज़्यादा है वाहनों, वनों, पक्षियों से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाउड स्पीकर। 17 है कि प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का जो आपका कारण है वो बढ़ती हुई जनसंख्या, संसाधनों की कमी, वनों का विनाश, ये तीनों ही आपके प्रदूषण के कारण हैं। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत, ओजोन लेयर, ओजोन मंडल की अगर बात करता है तो वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। गुड ओजोन भी बोलता है कि अच्छी ओजोन कहाँ पाई जाती है, तो तब भी आप समताप मंडल पे ही टिक लगाएंगे, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर पे। लेकिन अगर बैड ओजोन की बात करता है, जो ओजोन हमें हानिकारक होती है, जो समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है ये हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। लेकिन जो क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाई जाती है, जिसको हम बैड ओजोन के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे लिए हानिकारक होती है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण ये वायुमंडल में बनती है। ठीक है, जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है उसको हम बैड ओजोन कहते हैं। लेकिन अगर वायुमंडल में ओजोन परत की बात करता है तो आप समताप मंडल पर ही टिक लगाएंगे। 19 क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसका मुख्य कारण आपका हमने पढ़ा ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से हो रही है, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओजोन क्षेत्र का मुख्य कारण क्या है? ओजोन क्षेत्र का जो मुख्य कारण है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो AC में, रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, जो अभी बंद हो गई है। इसकी जगह कई और गैसेस का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। CFC ओजोन छिद्र का मुख्य कारण होता है। ठीक है। 21 क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने पर अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2। गंधक का तेजाब बनाते हैं ये लोग, शोरे का तेजाब बनाते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गंधक का तेजाब बनाती है, और जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो शोरे का तेजाब बनाते हैं। तो ये जो दोनों गैसें हैं वो अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं। ठीक है, SO2 NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसका 22 है वनोन्मूलन, वनोन्मूलन का प्रभाव है। वनोन्मूलन का जो प्रभाव है वो है आपका वन्य जीवों का विनाश। कि जब हम वनों को अत्यधिक मात्रा में काटते हैं तो जो वन्य जीव हैं वो वहीं रहते हैं, तो उनके रहने की जो जगह है उसको हम ख़त्म करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको समस्या होती है रहने में, उनके खाने पीने में, तो उससे वन्य जीवों का विनाश होता है। ऑप्शन सी। अब 23 है कि वनों का संरक्षण हेतु कानून, जो वनों के संरक्षण हेतु कानून एक्ट बनाया गया था वो कब बनाया गया था? ये आपका बनाया गया था सन 1980 में। ठीक है। ताजमहल को खतरा है, ताजमहल को किससे खतरा है? ताजमहल को SO2 से खतरा है। ताजमहल का जो संगमरमर है वो पीले रंग की पड़ती जा रही है, किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण, एसिड रेन के कारण। और एसिड रेन का क्या कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। इसके बाद 25 की ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैसेस में आपकी आती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मेथेन गैस। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आपका सही है। अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा जो होती है कारखाने वाले क्षेत्र जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक है, वैसे एरिया जहाँ पर SO2 की अधिकता होती है वहाँ पर अम्ल वर्षा होती है। अब ऐसा नहीं है कि केवल कारखाने वाले क्षेत्र हैं वहीं पर SO2 होगी, मतलब वहीं पर आपकी अम्ल वर्षा होगी। बादल जो होते हैं वो हवा के कारण एक एरिया से दूसरे एरिया में भी उड़कर जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आपकी इंडस्ट्रियल एरिया है वहीं पर अम्ल वर्षा हो। अगर इंडस्ट्रियल एरिया है उसके आसपास के क्षेत्र को भी वो प्रभावित करता है, क्योंकि बादल जो है वो हवा के प्रभाव से एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बरस जाते हैं। उससे भी आपकी एसिड रेन जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर हो, वो अपने आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। ठीक है, लेकिन मेनली जो अम्ल वर्षा होती है वो वहीं होती है जहाँ SO2 की अधिकता होती है, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। और जो SO2 जो होती है वो कल कारखानों से निकलती है, यानी कि जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ से ये निकलती है धुएँ के रूप में। 27 क्वेश्चन है कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करती है, जो समताप मंडल में पाई जाती है, जो 15 से 50 किलोमीटर के बीच में इसकी परत पाई जाती है, ओजोन परत जिसको बोलते हैं हम समताप मंडल में। 28 क्वेश्चन है भारत में चिपको आंदोलन के प्रवर्तक रहे। जो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक थे वो थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। ठीक है,
फिर आपका आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। 30 है कि वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया। जो चिपको आंदोलन जो चलाया गया था वो आपका उत्तराखंड में चलाया गया था, उत्तरांचल या उत्तराखंड में। भारत में वन्य जीव संरक्षण कब लागू हुआ? भारत में वन्य जीव संरक्षण आपका लागू हुआ था 1972 में। ठीक है, अब देखिए ये पर्यावरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो अभी आप कुछ आपसे अभी पूछा भी गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? ठीक है, विश्व विज्ञान दिवस आपसे पूछ ले, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले, विकलांग दिवस पूछ ले, विश्व जल दिवस पूछ ले, क्षय दिवस पूछ ले, स्वास्थ्य दिवस। तो ये सारे आप अच्छे से देख लीजिएगा। पृथ्वी दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, ठीक है, ये सब, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, जो भी आपसे इसमें पूछा गया था, इनको इनकी जो डेट्स हैं इनको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद ये भी आपके विश्व खाद्य दिवस हुआ, संयुक्त राष्ट्र दिवस हुआ, बाल दिवस हुआ, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर। तो इन सबको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है कि पर्यावरण संरक्षण जो कानून जो हम इंडिया में बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो आपका भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद हैं जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। उसमें से पहला आपका आता है अनुच्छेद 21। यहाँ पर उल्लेखित है कि संविधान यह आश्वस्त करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उस गतिविधि से बचाया जाना चाहिए जिससे उसके जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुँचती हो। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 21 जो है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 48A है, अनुच्छेद 51A(g) है, जिसमें ये कहा गया है कि ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण सुधार करे जिसमें वन, झीलें, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं तथा प्रत्येक जीवधारी के प्रति सहानुभूति रखे। ठीक है, तो इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका था वायु प्रदूषण के क्षेत्र में जो एक्ट लाए गए हैं, जो कानून लाए गए हैं वो है, पहला है दी फैक्ट्रीज एक्ट। आपसे सन पूछता है, 1948 में आया था। दी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में आया था। द माइंस एंड मिनरल 1947 में आया था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये 1981 में आया था। द गुजरात स्मोक न्यूसेंस एक्ट 1963 में आया था। इसके अलावा जल प्रदूषण से संबंधित जो है वो द रिवर बोर्ड एक्ट। ये सारे आपसे केवल सन पूछता है कि कौन सा एक्ट किस में आया। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये, इसमें है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 और 1978। ये आपसे पूछ लिया जाता है ज़्यादातर। ध्वनि प्रदूषण के क्षेत्र में ये एक्ट लाए गए हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में जो पूछा गया अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में। ठीक है, ये अभी इस पेपर में क्वेश्चन आपका इसमें आया भी था। तो सबकी सन पूछता है कि कौन सा एक्ट कब लागू किया गया। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो है पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए, एक पहला है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एक्ट लाए गए, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लाया गया। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम 1992, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट अथॉरिटी अधिनियम जो 1997 में लाया गया। ठीक है, तो ये आपसे ईयर पूछता है इनमें नाम देके। ये इसके अलावा ये आपके इंटरनेशनल लेवल पर पर्यावरणीय संगठन है जिसमें आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, मुख्यालय पूछ लेता है कहाँ पर है, दूसरा ये पूछ लेता है कि ये किस उद्देश्य से बनाए गए थे। तो पहला है आपका अर्थ स्कैन। ये संस्था जो है UNEP के मार्गदर्शन में 1976 में बनाई गई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थ स्कैन का मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण संबंधी साहित्य तैयार कराना और उसे विश्व स्तर पर वितरित करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लंदन में है। उसके बाद सेकंड है आपकी FAO। FAO की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है MCQ में। FAO की फुल फॉर्म है आपकी फूड फॉर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। विश्व में खाद्यान्न समस्या सुलझाने,
तथा जरूरत वाले देशों में खाद्यान्न की पूर्ति करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है, इटली। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, आई जो ये जो है वो UN की यानी कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था की स्थापना अणु शक्ति के सभी पक्षों पर विचार करने के उद्देश्य से की गई है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। फुल फॉर्म पूछ सकता है, दूसरा आपका मुख्यालय इसमें पूछ सकता है, और उद्देश्य पूछ सकता है कि किस संगठन की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है, इसकी फुल फॉर्म क्या है या इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ये है आपका IEEP इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। इससे संदर्भित शायद क्वेश्चन आए भी हैं। इसका प्रारंभ 1975 में हुआ है। इसका मुख्यालय पेरिस में है और ये संस्था पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कराती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कौन कराता है? इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसका प्रारंभ 1975 में किया गया था। इसके अलावा IUCN है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? IUCN इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो IUCN है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये काम देखता है कि जो नेचर जो हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है उनका जो हम इस्तेमाल करें वो इस प्रकार से करें कि उनका अत्यधिक दोहन ना हो और हमारा काम भी निकल जाए। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि जो मुख्यालय है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ये 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना की गई है IUCN की। इसके फाउंडर जो थे वो जूलियन हक्सले थे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है UNDP। UNDP की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इज ए यूनाइटेड नेशंस एजेंसी। ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसका काम क्या है कि विद हेल्पिंग कंट्रीज एलिमिनेट पॉवर्टी एंड अचीव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इट इज़ द लार्जेस्ट UN डेवलपमेंट एंड एड एजेंसी विद ऑफिस इन 170 कंट्रीज। जो UNDP है, जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये आपका 170 देशों में ये चल रहा है। 170 देशों में इसका ऑफिस है। इसका काम क्या है? ये देशों को जो है गरीबी मिटाने और जो सस्टेनेबल जो इनका जो आर्थिक जो वृद्धि है उसको बनाने और मानव विकास के लिए ये कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। और ये कब इसका स्थापना हुई है? 22 नवंबर 1965 में, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसके अलावा यूएनईपी की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इनके मुख्यालय क्या है, इसका किस उद्देश्य से ये बनाई गई है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल इश्यूज विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। It was established by the Maurice Strong, its first director, after the United Nations Conference on the Human Environment in Stockholm in June 1972। जो स्टॉकहोम सम्मेलन आपका हुआ था 1972 के अंतर्गत, उसके बाद इसकी स्थापना की गई UNEP की, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इसका जो हेड क्वार्टर है वो नैरोबी केन्या में है। 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई है। और ये जो है एब्रीविएशन यानी कि इसको हम UNEP को UN इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूनेस्को से ज़्यादातर हम सब लोग परिचित हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर पेरिस, फ्रांस से है। ये 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई है। ठीक है, स्थापना इसकी लंदन में हुई थी UK के अंतर्गत, लेकिन हेड क्वार्टर इसका पेरिस में है, पेरिस फ्रांस के अंतर्गत। यूनेस्को का काम क्या है? इसका काम है कि विभिन्न देशों में शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान और सहयोग प्रदान करना है। ठीक है, इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो ज़्यादातर में देखा है जो हेरिटेज सिटी होती हैं, जो सांस्कृतिक विरासत वाली जो क्षेत्र होते हैं, शहर होते हैं, इनको ये संरक्षण प्रदान करता है, उनको संरक्षित करता है। ये ज़्यादा हम न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो ये सारा काम कौन करता है? यूनेस्को करता है। जैसे मोहनजोदड़ो है। ठीक है, तो इस हड़प्पा की संस्कृति है, बाकी के भी जो भी हम सांस्कृतिक विरासत से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो भी इमारतें हैं, उन सब का संरक्षण यूनेस्को करता है।
UNFPA यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, ये क्या है कि इसका लक्ष्य विकासशील तथा अविकसित देशों के परिवार कल्याण की समस्याओं के निवारण हेतु धनराशि उपलब्ध कराना है। जनसंख्या शिक्षा पर ये विशेष कार्य करती है। ठीक है। अब यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। ये 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका स्थापना क्यों की गई थी? ये बच्चों की समस्याओं पर केंद्रित है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों की समस्याओं से संबंधित कौन सी संस्था है, वो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। जैसे शिक्षा, पोषण, विकास आदि है तो आवश्यकताओं की ये पूर्ति करती है और विकासशील देश इस एजेंसी की प्राथमिकता है। ठीक है। जो आपके जो विकासशील देश हैं वो यूनिसेफ जो है वो ज़्यादातर इन देशों के बच्चों पर ध्यान देती है। इसके बाद UNIDO यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया। फाउंडेड ये 17 नवंबर 1966 में। इसका काम क्या है कि विश्व के अविकसित और विकासशील देशों की औद्योगिक क्षेत्र की सभी प्रकार की समस्याओं के निदान एवं उनके विकास के लिए स्थापित यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसका मुख्यालय वियना में है। ठीक है। इसके अलावा WHO, ज़्यादातर हम जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका काम क्या है कि विश्व स्तर पर स्थापित यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह विश्व भर के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कार्य करती है। रोगों से बचाव, अभी कोरोना फैला था तो ज़्यादातर हमने देखा था WHO की गाइडलाइन आती थी। WHO ही बताता था कि कौन सा वायरस कौन से देश में कहाँ फैला है, कहाँ पर कितने लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये सारा काम कौन देखता है? WHO का काम है। रोगों से बचाव, खाद्यान्न, आवश्यक पोषण की आपूर्ति करना इस संस्था का मुख्य कार्य है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। इसके अलावा WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस विश्व स्तर की यह संस्था 1961 में प्रारंभ की गई। इसका मुख्य कार्य वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करना है। प्रोजेक्ट टाइगर इस संस्था की महत्वपूर्ण योजना है और इस संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। अब देखिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर जो है इस संस्था की महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर आपका इंडिया में भी शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर जो इंडिया में शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में हुआ था। अगर इंडिया की बात करता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी इंडिया में वो 1971 में हुई थी। और जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ये जो है इसकी ये प्रोजेक्ट टाइगर संस्था की महत्वपूर्ण योजना थी। इस संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। अर्थ वॉच प्रोग्राम क्या है कि UNEP द्वारा संचालित ये संस्था स्टॉकहोम सम्मेलन में घोषित कार्यक्रमों की समीक्षा, मार्गदर्शन तथा सर्वेक्षण का कार्य करती है। ठीक है। अब 32 क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? अभी हमने पढ़ा था 1986 में। ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। ठीक है। इसके बाद 33 है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियान कब आरंभ किया था? ये आपका आरंभ हुआ था 1986 में। ठीक है। इसका आंसर भी 1986 है। ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। 34 है पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधा है। अब पर्यावरण कानून को लागू करने में कमजोर आर्थिक स्थिति, जन सामान्य की अज्ञानता, मतलब अवेयरनेस की कमी, धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पर्यावरण कानूनों को लागू करने में बाधित होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 35 विश्व जल दिवस, अभी मैंने जो इंडेक्स आपको दी इसको अब अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। जो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। विश्व वानिकी दिवस जो है वो आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया गया है? ओजोन परत में सबसे बड़ा जो छिद्र पाया गया है वो अंटार्कटिका में पाया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। खाली अगर ओजोन परत संरक्षण दिवस पूछे तो भी 16 सितंबर ही लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो भी 16 सितंबर ही लिखना है। 39 है कि जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? यह आपका स्टॉकहोम में हुआ था।
ठीक है। और इसको हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। जो 1972 में जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, इसको हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। अब इसको क्या, स्टॉकहोम सम्मेलन ये स्वीडन 1972 ये स्वीडन में हुआ, मतलब स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन में है। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी, यानी कि जो यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, वो स्टॉकहोम सम्मेलन के द्वारा ही हुई थी। और 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इसका संकल्प भी आपका स्टॉकहोम सम्मेलन में ही पारित किया गया था। ठीक है। पर्यावरण का जैविक कारक, जैविक यानी कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उससे संबंधित है, वनस्पति है, बाकी आपकी मृदा है, वायु, तापमान, ये अबायोटिक यानी ये अजैविक कारक है। लेकिन पेड़ पौधे, मनुष्य, ये सब आप जीवधारी जितने भी हैं, ये सारे आपके जैविक कारक कहे जाते हैं। 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है। संसाधन अनवीकरणीय जिसको हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा, वापस उसको नहीं बनाया जा सकता, वो है पेट्रोल। पेट्रोल जो है वो एक सीमित मात्रा में है, इसका हम इस्तेमाल करते जाएंगे तो ये एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा, ये वापस से उसका नवीकरण नहीं हो सकता। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक संसाधन का जो उदाहरण नहीं है वो है मानव। ठीक है। इसमें से जो मानव है वो प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, बाकी हम संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपका आता है कि वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है, इनको हम ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। वनों को हम क्या कहते हैं, ग्रीन गोल्ड। 44 जल संकट का प्रमुख कारण क्या है। जो जल संकट का प्रमुख कारण है आपका अत्यधिक दोहन। जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हम जल का दोहन कर रहे हैं, क्योंकि पीने लायक पानी या हमारे इस्तेमाल करने लायक पानी केवल 3% है, उसको जो हम आवश्यकता से अधिक इसका दोहन कर रहे हैं, ये हमारे जल संकट का सबसे अधिक कारण है। 45 क्वेश्चन है कि संपूर्ण पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है। 71%। ठीक है। उसमें से 96% जो जल है वो आपका महासागरों में पाया जाता है, और 3% केवल यूज़ के लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए जो जल है जो झीलों, तालाबों, नदियों में पाया जाता है, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। 46 क्वेश्चन है कि जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है वनारोपण। पेड़ पौधे लगाना, वनों को बनाना, ये जल के अतिदोहन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है। 47 है कि हरित क्रांति से किस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। हरित क्रांति जो खाद्यान्न फसल, जो गेहूँ चावल जो थे उससे संबंधित थी मुख्य रूप से, तो खाद्यान्न फसल में आत्मनिर्भरता हमको प्राप्त हुई थी 1960 के दशक में। देखिए, हरित क्रांति जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसको हम गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम IADP, ठीक है, हरित क्रांति जो थी वो गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नाम से इसको लाया गया था, बाद में इसका नाम हरित क्रांति हो गया था। तो सरकार ने 1960 में 7 राज्यों में चयनित 7 जिलों में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, और इस कार्यक्रम को गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी कि IADP का नाम दिया गया था, जिसे बाद में भारत की हरित क्रांति के रूप में परिभाषित किया गया। हरित क्रांति से गेहूं, चावल और ज्वार, मेन रूप से गेहूं चावल ही हैं, गेहूं, चावल और ज्वार के उत्पादन में लगभग 2 से 3 गुना की वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया गया था। भारत में अगर पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे या नेतृत्व किसने किया था, वो MS स्वामीनाथन थे। अब देखिए, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हरित क्रांति की बात कर रहा है तो हरित क्रांति के जो जनक थे विश्व में हरित क्रांति के जनक वो नॉर्मन बोरलॉग थे, और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं ये। ठीक है। और अगर इंडिया की बात करता है तो इंडिया में जो हरित क्रांति के जनक थे वो MS स्वामीनाथन, तो आप पढ़ लीजिएगा कि वो भारत की बात कर रहा है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहा है तो हरित क्रांति के जनक यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन जो थे वो नॉर्मन बोरलॉग थे। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को विकसित करने के हैं, तो उनके लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। अब देखिए, बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं देश के अंदर, उसमें से जो हरित क्रांति जो थी, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो खाद्यान्न से संबंधित थी। इसके जनक थे स्वामीनाथन, SS स्वामीनाथन। पीली क्रांति हुई थी
वो ये जो है वो सरसों और सूरजमुखी से संबंधित थी। इसके जनक सैम पित्रोदा। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, फूड्स हनी, हार्टिकल्चर से संबंधित थी। निरपक्ष टुडे। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे अभी ये क्वेश्चन आया गया है कि हरित क्रांति है थी वो किससे संबंधित थी, खाद्यान्न से संबंधित थी। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, श्री स्वामीनाथन थे। भारत के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉर्मल बोरलॉग थे। ठीक है, तो अंतर है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इसके अलावा तो ये सारी जो भी क्रांतियाँ इनके किससे संबंधित थी, इनके जनक कौन थे, इनको अच्छे से आप देख लीजिएगा। और पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। मेन जो सारी जो कुछ भी घटनाएं पृथ्वी पर हो रही हैं सारी सूर्य के कारण ही हो रही हैं। ठीक है। 49 क्वेश्चन है कि ऊर्जा संकट का समाधान क्या है, वैकल्पिक ऊर्जा। ऊर्जा संकट का समाधान है वैकल्पिक ऊर्जा। और वैकल्पिक ऊर्जा होती क्या है, वैकल्पिक ऊर्जा को हम इंग्लिश में अल्टरनेटिव एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी। इसको हम गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, जो जीवाश्म ऊर्जा फॉसिल एनर्जी के विकल्पों, फॉसिल एनर्जी या जीवाश्म ऊर्जा क्या, पेट्रोल, डीजल, घासलेट, ये सब आपकी जीवाश्म ऊर्जा है, फॉसिल एनर्जी है। इसके विकल्प के रूप में जिसको हम इस्तेमाल में लाते हैं उसको हम वैकल्पिक ऊर्जा या गैर परंपरागत स्रोत या अल्टरनेटिव एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय या लहरी ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, समुद्री ताप ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के नाम से जाने जाते हैं। ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके अल्टरनेटिव एनर्जी के स्रोत हैं। इंग्लिश में कभी कभी क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन में गलती हो जाती है। क्वेश्चन पेपर ज़्यादातर आपका इंग्लिश में बनाया जाता है, इंग्लिश से उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, तो हिंदी में भी कभी कभी वो इंग्लिश को ही लिख देते हैं। ठीक है, तो सौर ऊर्जा को हम सोलर एनर्जी बोलते हैं, पवन विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, बायोगैस, बायोमास, ये सारे आपके क्या है, अल्टरनेटिव एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा के आपके रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, लेकिन पवन ऊर्जा नहीं है। ठीक है, ये वैकल्पिक ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा या अल्टरनेटिव ऊर्जा का संसाधन है, या इसको नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, जिसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, अब 51 क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम जो पारितंत्र का शब्द का प्रयोग किया था वो किया था A.G. टांसले ने। ऑप्शन ए। अब देखिए पारितंत्र, पारितंत्र को हम पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऑर्थर जी टांसले यानी कि A.G. टांसले ने किया था 1935 में। अब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं हमने पढ़े हैं सबने, जैवीय घटक, उत्पादक उपभोक्ता घटक, अजैवीय घटक में अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक और भौतिक पदार्थ आते हैं। ठीक है, अब ये तो था आपका पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, इंग्लिश में जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और शब्द आपका आता है पारिस्थितिकी, जिसको हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वो क्या था, इकोसिस्टम, ये क्या है, इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने किया था, 1866 में किया था। और पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के जनक कहे जाते हैं अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, तो ये इसमें अंतर है। ये पहला था आपका, ये था आपका इकोसिस्टम, ये है आपका इकोलॉजी। ठीक है, दो शब्द हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। इसके अलावा है कि मरुस्थल किसका अंग है, मरुस्थल आपका पारितंत्र का अंग है। पारितंत्र में दो घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। ठीक है, और जो मरुस्थल जो आपका आता है वो आपका आपका जो है अजैविक घटक में आता है। ठीक है, इसके अलावा 53 क्वेश्चन है कि वृक्षों को भी कहते हैं, वृक्षों को हम क्या कहते हैं, वृक्षों को हम उत्पादक, प्रोड्यूसर भी कहते हैं। ठीक है, 54 क्वेश्चन है जल, प्रकाश, तापक्रम पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक है, ये अजैविक घटक है, और अजैविक घटक में भी ये भौतिक घटक हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है अजैविक घटक में
जो अजैविक घटक में भी इनको भौतिक घटक या फिजिकल घटक कंपोनेंट्स बोला जाता है। ठीक है, जल, प्रकाश, तापक्रम पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक हैं। जैव विविधता का प्रकार नहीं है, जो बायोडाइवर्सिटी आपकी जो होती है उसमें कौन सा प्रकार नहीं है, प्रादेशिक विविधता इसका प्रकार नहीं है। बाकी ऊपर के जितने भी हैं वो सारे आपके जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के प्रकार हैं। अब देखिए, सर्वप्रथम जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग डब्ल्यू.जी. रोजेन ने किया था 1985 में। और सर्वप्रथम जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर देखा कीजिए क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले रेमंड एफ दशमान ने 1968 में किया था। जो बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है उस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले डब्ल्यू.जी. रोजन ने किया था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द है, इसका प्रयोग रेमंड एफ दशमान ने किया था। ठीक है, जैव विविधता के स्तर जो अभी क्वेश्चन था, 3 प्रकार की होती है, आनुवांशिक, जातीय, समुदाय व पारंपरिक विविधता। जो जेनेटिक जो होती है इसका आधार, आनुवांशिक विविधता जो होती है वो जेनेटिक होती है, जीन्स में विविधता आती है। जातीय, बिटवीन स्पेसीज, जातियों के बीच में विविधता आ जाती है। समुदाय पारितंत्र के आधार पर समुदाय व पारितंत्र के बीच की विविधता, यानी कि अब ये देखिए जो जलीय क्षेत्र जो मैंग्रोव वन है, अगर वनस्पति के रूप में देखा जाए, मैंग्रोव वन और सदाबहार वन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अगर जीवों में अगर आप अंतर देखें तो जो मरुस्थल में जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जीव जंतु पाए जाते हैं, जो मैदानी इलाके में जीव जंतु पाए जाते हैं, इन तीनों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, ये आपके समुदाय व पारितंत्र के बीच की विविधता जिसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं, बिटवीन इकोसिस्टम। तो 3 प्रकार की आपकी लेयर्स होती हैं बायोडाइवर्सिटी में, आनुवांशिक, जातीय और समुदाय। इससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन था। 56 क्वेश्चन है कि वन्य प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित पुस्तक है, वो है आपकी पंचतंत्र। तो इसके लेखक थे आचार्य विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के। इसमें क्या किया गया है, इसमें जानवरों को पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें लिखी गई हैं। ये भारत में लिखी गई है, इसकी भाषा संस्कृत है, शैली इसकी कहानी है। दूसरा, इस ग्रंथ में प्रतिपादित राजनीति के 5 तंत्र हैं, इसीलिए इसका नाम पंचतंत्र रखा गया। इसमें विशेष क्या है, यूरोप में इस पुस्तक पंचतंत्र को यूरोप में ना द फेबल्स ऑफ बिदपाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंचतंत्र में क्या है, तो विभिन्न जानवरों को पात्र बनाया गया है, उसके जरिए कहानियाँ लिखी गई हैं। इसमें 5 चैप्टर है, इसीलिए इसको पंचतंत्र कहा गया है। और ये आपकी जो है वन्य प्राणियों की नीति कथाओं से संबंधित है। ठीक है, 57 किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है, पेंट व पॉलिश में। ऑप्शन ए, देखिए, पेंट एंड कोटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस कैन प्रोड्यूस हैजर्डस एयर पॉल्यूटेंट इंक्लूडिंग हैवी मेटल्स। मिक्सिंग एंड क्लीनिंग ऑपरेशंस कैन रिलीज सम टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC। ठीक है, जो हमारे एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है। 58 क्वेश्चन है कि मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है, वो है लेड यानी कि सीसा। इसका सिंबल होता है PB। और वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उस फैक्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये गंधक का और शोरे का तेजाब बनाते हैं, जो कि वर्षा जल के रूप में बरसता है और जिसको हम एसिड रेन कहते हैं, जो कि आपका एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण का एक दुष्प्रभाव है। एक अविघटनीय प्रदूषक है प्लास्टिक। प्लास्टिक कभी गलती नहीं है। इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है। नदी के जल प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा अगर उत्तरदायी है वो है आपका औद्योगिक अपशिष्ट। जो फैक्ट्रियों से जो कचरा होता है वो डायरेक्ट उनका जो नाला होता है वो हम नदी की तरफ मोड़ दिया जाता है फैक्ट्रियों का, उसकी वजह से नदी का पानी
जो है दूषित हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यमुना है। यमुना का जो पानी है उसका गंदा होने का कारण यही है कि जो फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला जो कचरा है उसको डायरेक्ट वो यमुना में नालों के द्वारा बहा देते हैं। 62 है कि प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग है वो है आपका आंत्रशोथ, ठीक है, एंट्राइटिस। समुद्री सतह पर तेल के फैलाव को हम ऑयल स्लिक कहते हैं। ये ज़्यादातर होता है जब जो जहाज़ होते हैं जो तेल होता है ना उसको इधर से उधर लेके जाते हैं, एक देश से दूसरे देश को लेके जाते हैं। तो कभी कभी उन जहाज़ों से ऑयल का रिसाव हो जाता है, या किसी वजह से जहाज़ पलट गया, या किसी वजह से ऑयल का क्या कहते हैं फैलाव हो गया, तो लेयर बन जाती है समुद्री सतह पर तेल की, उसको हम ऑयल स्लिक बोलते हैं। मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है, मृदा प्रदूषण से तात्पर्य है मृदा की उर्वरा शक्ति का ह्रास, जो फर्टिलिटी पावर जो होती है उसका ह्रास हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मृदा प्रदूषण, ठीक है। 65 है कि ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय के रूप में वाहनों में प्रयोग करना चाहिए, साइलेंसर का इस्तेमाल करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए साइलेंसर का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वाहन हो, जो गन्स वगैरह होती हैं, राइफल वगैरह होती हैं, उसमें भी साइलेंसर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। वॉइस को कंट्रोल करने के लिए, जो वॉइस पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए साइलेंसर का इस्तेमाल होता है। 66 है कि ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में नापते हैं। इसके अलावा बातचीत करने की जो ध्वनि तीव्रता होती है वो 35 से 60 डेसिबल होती है आपकी। रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय जो तत्व है वो है यूरेनियम, है ना। अच्छा, यूरेनियम का एक यूज़फुल काम क्या है, यूरेनियम से हम बिजली भी बनाते हैं, और यूरेनियम के द्वारा कैंसर का इलाज भी होता है, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है यूरेनियम। 68 क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है कि संपोषित विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था। इसका प्रयोग सबसे पहले सन 1980 में हुआ था। IUCN ने सबसे पहले 1980 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया था उसमें शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था सन 1980 में। पर्यावरण को बचाते हुए विकास जारी रखने की संकल्पना क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आपकी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन होती क्या है कि केमिकल रिएक्शन इनिशिएटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी कि जो रिएक्शन जो होती हैं या तो इसमें जो लाइट होती है वो एनर्जी के रूप में उपयोग में लाई जाती है, यूज़ में लाई जाती है, इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल कौन से, फोटोसिंथेसिस जिसमें सूर्य का प्रकाश यूज होता है, ह्यूमन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, जो धूप के जब हम क्या कहा जाता है कि जिसको विटामिन डी की कमी होती है उसको कहा जाता है कि सुबह के टाइम धूप में बैठो, जो जो विटामिन डी का विटामिन डी जो हमारी बॉडी में बनती है, ह्यूमन बॉडी में जो बनती है वो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा ही होती है, ठीक है। जुगनू जो होते हैं जो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं रात में, वो भी आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन का ही एक उदाहरण है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग भी आपका एक फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर आपका इसमें कंप्लीट हो गया है। आप लोग पेपर जो भी थे आपके इसमें 2020 के सारे सॉल्यूशन आपके इसमें ख़त्म हो गए हैं, पेपर 1 से लेकर पेपर 5 तक। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।